बीए पार्ट प्रथम के फर्स्ट पेपर में हम देखते हैं नीति शतक। और नीति शतक को देखने से पहले जो पेपर फर्स्ट है बीए पार्ट फर्स्ट का संस्कृत का, उसकी जो अंक विभाजन योजना है, कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन सी बुक कितने अंक की है और उस बुक का अंक विभाजन कैसा है कि कैसे प्रश्न आएंगे, किस प्रकार के निबंधात्मक या फिर लघुतरात्मक प्रश्न कैसे होंगे। तो इस सब को देखने के लिए हम सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। और सिलेबस में जो बीए पार्ट फर्स्ट का संस्कृत का प्रथम पेपर है उसमें मूल रूप से 3 किताबें हैं। स्वप्नवासव दत्तम जो इंडेक्स दी हुई है तालिका, उसमें देखें अंक विभाजन, तो उसमें स्वप्नवासव दत्तम है, नीति शतक है, रघुवंश का प्रथम सर्ग है, और उसके बाद अनुवाद है, कारक संबंधी अनुवाद, और उसके बाद है हिंदी से संस्कृत में 10 में से 5 वाक्यों का अनुवाद। तो स्वप्नवासव दत्तम है वो कुल 25 अंक की है, यानी जो प्रथम पेपर है उसमें 25 का अंक भार है स्वप्नवासव दत्तम का। और इसमें कुल पार्ट पेपर के 2 होंगे, यानी फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर हो, पेपर के 2 पार्ट होंगे, 2 भाग होंगे, भाग ए और भाग ब। जो भाग ए है पार्ट ए, उस पार्ट ए में पहला प्रश्न होगा, यानी आपके पेपर का पहला प्रश्न होगा। उस पहले प्रश्न में लघुत्तरात्मक 15 प्रश्न होंगे और 15 के 15 अनिवार्य होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होंगे। इस प्रकार जो पहला प्रश्न है वो 30 अंक नंबर का होगा और जो 15 लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं वो, जैसे कि आप देख सकते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्न की तालिका में 5-5, यानी स्वप्नवासव दत्तम, नीति शतक और रघुवंश, तीनों पुस्तकों से 5-5 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, यानी 10-10 अंक के। एक प्रश्न 2 अंक का होगा, तो स्वप्नवासव दत्तम के 5 लघुत्तरात्मक प्रश्न भाग ए में होंगे और 10 अंक के होंगे। और इसका जो भाग ब है उसमें 2 निबंधात्मक प्रश्न होंगे और 2 निबंधात्मक प्रश्न 15 अंक के होंगे। और अगर हम इसको यूँ देखें कि जो निबंधात्मक प्रश्न हैं उनमें से जो एक प्रश्न होगा वह उसमें 4 श्लोक होंगे। जो 2 निबंधात्मक प्रश्न हैं उनमें से एक प्रश्न तो होगा श्लोक की व्याख्या का, और व्याख्या में 4 श्लोक दिए जाएंगे प्रश्न में, और उन 4 श्लोकों में से किन्हीं 2 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी और ये प्रश्न होगा 10 अंक का। अर्थात एक श्लोक की व्याख्या 5 अंक की होगी तो 2 श्लोकों की व्याख्या 10 अंक की। तो ये हो गया एक निबंधात्मक प्रश्न। और दूसरा निबंधात्मक प्रश्न है वो विवेचनात्मक आधार पे होगा, यानी जो स्वप्नवासव दत्तम का पाठ्य है, पाठ्य वस्तु है, उसमें से आएगा, जैसे चरित्र चित्रण या फिर और महाकवि भास से संबंधित और कोई प्रश्न। तो इस प्रकार 2 प्रश्न होंगे निबंधात्मक और 5 प्रश्न होंगे लघुत्तरात्मक। कुल 25 अंक की है स्वप्नवासव दत्तम। फिर है नीति शतक। तो नीति शतक का जो अंक भार है वो है 30 अंक का, यानी नीति शतक कुल 30 अंकों की प्रथम प्रश्न पत्र में आएगी। इन प्रथम जो 30 अंक हैं इनमें भाग ए जो है पार्ट ए, उसमें 2-2 अंक के 5 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, यानी 10 अंक। और जो भाग बी है पार्ट बी, उस पार्ट बी में 2 निबंधात्मक प्रश्न होंगे, जिनमें से एक प्रश्न तो होगा सप्रसंग व्याख्या का, श्लोक की व्याख्या का, और एक प्रश्न होगा विवेचनात्मक, यानी निबंधात्मक प्रश्न जिसे हम कहते हैं विवेचनात्मक। तो वही होगा कि एक जो व्याख्या वाला प्रश्न है उसमें 4 श्लोक होंगे, किन्हीं 4 इन श्लोकों में से कोई भी 2 श्लोक हैं वो सप्रसंग व्याख्या के अंतर्गत पूछे जाएंगे। और एक श्लोक की व्याख्या है वो 7 अंक की होगी, तो 2 श्लोकों की व्याख्या 14 अंक की, यानी जो व्याख्या वाला प्रश्न है श्लोक की व्याख्या वाला वह 14 अंक का होगा। और जो विवेचनात्मक प्रश्न है, तो विवेचनात्मक प्रश्न में जैसे वही है कि जो इसके रचयिता हैं भर्तृहरि नीति शतक के, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। और या फिर जो नीति शतक का जो पाठ्य वस्तु है, जैसे इसमें किन किन के बारे में, जैसे सज्जन की का व्यवहार कैसा हो, दुर्जन का व्यवहार कैसा है, क्या उनके गुण दोष हैं, या फिर परोपकार का कैसा है, आदि आदि। तो ऐसा एक प्रश्न 2 प्रश्न होंगे, उन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा।
यानी इसमें अथवा का विकल्प होगा। तो ये 14 और 6 20 और 10 30 अंकों की होगी नीति शतक। और इसके बाद है रघुवंश का प्रथम सर्ग, तो यह भी 25 अंक का होगा। और वही इसमें भाग ए यानी पार्ट ए में 2-2 अंक के 5 लघुत्तरात्मक प्रश्न, और पार्ट बी में 2 निबंधात्मक प्रश्न, जिनमें पहला प्रश्न होगा 4 श्लोकों में से किन्हीं 2 श्लोक की सप्रसंग व्याख्या 10 अंक का, और 2 विवेचनात्मक प्रश्न जिनमें से एक आपको उत्तर देना है, यानी इसमें अथवा का ऑप्शन होगा, तो 5 अंक का ये होगा, और कुल हो गए 25। तो इस प्रकार 80 नंबर की 3 किताबें हैं, स्वप्नवासवदत्तम, नीति शतक और रघुवंश। और जो बाकी के बच गए 20, उनमें 10 नंबर के अनुवाद आएंगे कारक से संबंधित, जो आपका कारक प्रकरण है उससे संबंधित 10 अंकों के अनुवाद होंगे, और 10 अनुवाद होंगे हिंदी से संस्कृत में। तो ये 10-10 अंक के हो गए, यानी 5-5 वाक्य होंगे। पहले 5 जो हैं कारक संबंधी, उसमें 5 वाक्यों का अनुवाद करना पड़ेगा, और हिंदी से संस्कृत में भी 10 वाक्य दिए जाएंगे, उनमें से 5 वाक्यों का अनुवाद किया जाएगा, यानी 10 में से 5 का कारक के अनुसार और 10 में से 5 का हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। और ये कुल 80 नंबर का आपका 100 नंबर का एक पेपर होगा, पेपर फर्स्ट। और इस पेपर फर्स्ट में आज हम देखते हैं नीति शतक। नीति शतक का पहला जो श्लोक है वो मंगलाचरण से संबंधित है, तो हम यहाँ शुरुआत सीधा इसके दूसरे श्लोक से करते हैं। और जो भर्तृहरि हैं, भर्तृहरि ने इसमें नीति से संबंधित बातें, जो व्यवहार की बातें हैं, व्यावहारिक बातें, एक प्राणी का व्यवहार कैसा होता है और कैसे कैसे उसे सावधानियाँ या रखनी चाहिए, कैसे कैसे गुण दोष, क्या क्या गुण दोष हो सकते हैं, इस संबंध में इस पूरे नीति शतक में बताया हुआ है। तो बोद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभव विस्मय दूषितः अबोधोपहताचान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम। तो जो प्रारंभिक इसका श्लोक है, वहीं नीति शतक के जो रचयिता हैं भर्तृ, वो भूमिका बांध रहे हैं कि मुझे नीति शतक की रचना क्यों करनी पड़ रही है, या मुझे यह नीति शतक कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी। और उसके लिए कह रहे हैं कि बोद्धारह मत्सरग्रस्ता, जो बौद्धिक जन हैं, अर्थात जो विद्वान हैं, जो बौद्धिक जन या विद्वान हैं, वो मत्सरग्रस्ता हैं। मत्सर यानी ईर्ष्या, और मत्सरग्रस्ता यानी ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। जो विद्वान पुरुष हैं, जो विद्वज्जन हैं, वे सब ईर्ष्या से पीड़ित हैं या ईर्ष्या से ग्रस्त हैं। प्रभव है इसमें दूषिता, और जो प्रभावशाली हैं, अर्थात जो स्वामी हैं, जो राजा और जो अधिकारीगण हैं, वे इसमें दूषिता, वे इसमें यानी अहंकार से दूषित हो रखे हैं, यानी वो अहंकार में लिप्त हैं, अहंकार से दूषित हो गए हैं। अबोध हो अन्य च, और जो अन्य बच गए, यानी जो बौद्धिक जन हैं, वे तो ईर्ष्या द्वेष से पीड़ित हैं। जो प्रभावशाली हैं, अर्थात जो राजा अधिकारी और जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो अहंकार से दूषित हो गए हैं। और इनके अलावा अन्य च, और जो अन्य हैं, यानी जो और बचे हुए शेष लोग हैं, वो सब अबोधोपहता, अबोध उपहता, अबोध यानी अज्ञान, उपहता यानी भरे हुए हैं, यानी ये जो अन्य बचे हुए लोग हैं वो अज्ञानी हैं, अज्ञान से भरे हुए हैं। और सुभाषितम अंगे जीर्णम, सुभाषितम अंगे जीर्णम, और सुभाषित जो है, यानी जो अच्छे वचन हैं, जो हितकारी और मनोहरी जो वचन हैं, सुभाषित हैं, वे अंगे, अंग में, अर्थात वचन का जो अंग है वो कर्ण है, कान है, तो कहने वाले के मन में जीर्णम, जीर्ण हो गया है, मर गया है, यानी जो हितकारी वचन है वह मन में ही रह गया है कि वो किसे कहे।